मॉडर्न ऑटोमोबाइल सेंसर्स ट्रेनिंग में आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर की। ऑटोमोबाइल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देने वाला सेंसर, जिसे इंजन में होने वाली कंबस्शन का सुपरवाइजर माना जाता है। ये गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इसके काम करने का उसूल यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी आउटपुट क्या होती है, कंप्यूटर के साथ ये कैसे कम्युनिकेट करता है और इसमें कौन कौन सी खराबी पैदा होती है और इसके खराब होने से गाड़ी के माइलेज पर और इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ता है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इसे टेस्ट कैसे किया जाता है, ऑक्सीजन सेंसर की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं और मार्केट में ये सेंसर किस किस नाम से जाना जाता है। उसूल के मुताबिक गाड़ियों के धुएं में कोई ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंजन के अंदर 100% परफेक्ट और कंप्लीट कंबस्शन हो तो तमाम के तमाम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स यानी फ्यूल के तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकली मिल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी बन जाता है। स्मोक के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन्स का आना इस बात की दलील है कि इंजन में होने वाली कंबस्शन 100% परफेक्ट नहीं है। जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, इसी तरह इंजन में होने वाली कंबस्शन भी 100% परफेक्ट नहीं होती। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जैसे सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर, मिक्सचर का प्रेशर और स्पार्क की टाइमिंग, फिर स्पार्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन वगैरह के साथ साथ बहुत कुछ। इसलिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स यानी फ्यूल के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कीमियाई तौर पर नहीं मिल पाते, जो हमें स्मोक के अंदर नजर आते हैं। इसे अनबर्न्ड ऑक्सीजन कहते हैं और इसी अनबर्न्ड ऑक्सीजन की मिकदार से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंबस्शन जो इंजन के अंदर हो रही है वो कितने परसेंट परफेक्ट है, कितने परसेंट सक्सेसफुल है। तजुर्बात से ये बात साबित है कि अगर स्मोक के अंदर 1.8 से 1.9% ऑक्सीजन मिले तो इंजन के अंदर बेस्ट कंबस्शन हो रही होती है और उस वक्त एयर टू फ्यूल रेशो 14.7 to 1 यानी एक हिस्सा फ्यूल और 14.7 हिस्से एयर होती है, जो कि बेस्ट रेशो है जिस पर इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। इसलिए इस रेशो को बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्मोक के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को मुसलसल देखता रहता है और कंप्यूटर को सिग्नल देता रहता है। जिरकोनियम डाइऑक्साइड एक सिरामिक मटेरियल है जिसमें 3 ऐसी खसूसियात, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से एयर या फिर स्मोक के अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट्स को, ऑक्सीजन की मिकदार को मालूम किया जा सकता है। इसीलिए जिरकोनियम डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी उनमें से ये है कि जिरकोनियम डाइऑक्साइड के टुकड़े के दोनों तरफ प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगाकर दोनों तरफ एयर के मुख्तलिफ ऑक्सीजन की मिकदारों वाले मुख्तलिफ ऑक्सीजन के कंटेंट्स वाले मिक्सचर अगर रखे जाएं और जिरकोनियम डाइऑक्साइड के टुकड़े का टेम्परेचर कम से कम 350 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा हो तो प्लाटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड्स पर वोल्टेजेस पैदा हो जाते हैं, ईएमएफ पैदा हो जाते हैं। टुकड़े के दोनों जानब हवा में ऑक्सीजन की मिकदार का, ऑक्सीजन कंटेंट्स का जितना ज्यादा फर्क होगा, पैदा होने वाले वोल्टेज भी उतने ही ज्यादा होंगे। इस अरेंजमेंट को नेरेंस्ट सेल कहा जाता है। जिरकोनियम डाइऑक्साइड की इस खूबी को एक जर्मन फिजिकल केमिस्ट नेरेंस्ट ने दरियाफ्त किया था, इसीलिए इस सेल को उसी के नाम के साथ मंसूब कर दिया गया है। जिरकोनियम डाइऑक्साइड की दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर इसी सेल को 700 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाए और प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स पर बाहर से वोल्टेज सप्लाई दी जाए तो जिरकोनियम डाइऑक्साइड के टुकड़े के अंदर से ऑक्सीजन आयंस का फ्लो शुरू हो जाता है। जिरकोनियम डाइऑक्साइड के इर्द गिर्द मौजूद ऑक्सीजन आयंस कैथोड पर जज़ब होकर एनोड पर खारिज होना शुरू हो जाते हैं, यानी जिरकोनियम डाइऑक्साइड का टुकड़ा ऑक्सीजन पंप के तौर पर काम करना शुरू कर देता है।
कैथोड के गिर्द मौजूद ऑक्सीजन आयंस को सक करके एनोड पर डिस्चार्ज करता है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को पंप सेल कहते हैं। ऑक्सीजन आयंस का फ्लो जितना ज्यादा होगा, जिरकोनियम डाई ऑक्साइड के टुकड़े में से गुजरने वाली करंट भी उतनी ज्यादा होगी। इस करंट को पंप करंट कहते हैं। सप्लाई वोल्टेजेस को अगर फिक्स कर दिया जाए तो पंप करंट कैथोड के गिर्द मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार ऑक्सीजन कंटेंट्स के ज्यादा होने पर ज्यादा और कम होने पर कम हो जाती है। इसलिए पंप करंट की मदद से भी एग्जॉस्ट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को, ऑक्सीजन के कंटेंट्स को मालूम किया जा सकता है। जिरकोनियम डाइऑक्साइड की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली हैं। प्रैक्टिकली इन्हीं प्रॉपर्टीज में से किसी एक या फिर दो प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ टाइप्स के ऑक्सीजन सेंसर्स बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन सेंसर्स की ऑपरेशन के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से दो बड़ी और मेजर कैटेगरीज हैं। पहली है नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर और दूसरी है वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स। इसी तरह कंस्ट्रक्शन यानी साख्त, बनावट के लिहाज से भी ऑक्सीजन सेंसर्स की दो किस्में हैं। एक है सिंगल सेल्ड ऑक्सीजन सेंसर यानी एक सेल से बनने वाला सेंसर, जबकि दूसरी किस्म है डुअल सेल्ड ऑक्सीजन सेंसर यानी दो सेलों से बनने वाला सेंसर। नैरो बैंड सेंसर्स हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं और उनके अंदर हमेशा नेरेंस्ड सेल ही इस्तेमाल किया जाता है, बेशक कोई भी कंपनी हो, किसी भी किस्म की गाड़ी पर लगा हो। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर सिंगल सेल्ड भी होते हैं और डुअल सेल्ड भी होते हैं। अगर ऑक्सीजन सेंसर यानी जो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है उसके अंदर एक सेल इस्तेमाल किया गया हो तो वो सेल हमेशा पंप सेल होता है, जबकि अगर दो सेल इस्तेमाल किए जाएं तो पंप सेल और नेरेंस्ड सेल दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर में बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स को समझने के लिए नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले हम नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर पर फोकस करते हैं। नेरेंस्ड सेल की वर्किंग थ्योरी और कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए ये फिगर बनाई गई है और प्रैक्टिकली सेंसर के अंदर नेरेंस्ड सेल की वर्किंग समझने के लिए ये सेंसर का कट व्यू दिखाया गया है। ये जिरकोनियम डाइऑक्साइड का टुकड़ा है। प्रैक्टिकली सेंसर के अंदर इसे ट्यूब की शक्ल में बनाया गया है। ये दो प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। पहले भी जिक्र हो चुका है कि नेरेंस्ड सेल को काम करने के लिए कम से कम 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए ये साथ हीटर एलिमेंट लगाया जाता है। हीटिंग का काम वैसे तो एग्जॉस्ट गैसेस से भी लिया जाता है, लेकिन इससे हीटिंग में जरा देर लगती है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, चूंकि इंजन क्लोज लूप में देर बाद एंटर होता है। अलबत्ता पुरानी गाड़ियों पर बगैर हीटर के ही नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स लगाए जाते थे। थोड़ी देर बाद हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे। ये नीचे रेफरेंस चैम्बर है जिसमें आम हवा यानी एम्बिएंट एयर को रखा जाता है और ऊपर मेजरिंग चैम्बर है जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस यानी धुएं को दाखिल किया जाता है। एम्बिएंट एयर में यानी रेफरेंस चैम्बर में वजन के लिहाज से 23% ऑक्सीजन होती है जो मुस्तकिल रहती है, यानी ये तो तब्दील होती नहीं, जबकि मेजरिंग चैम्बर में आने वाली एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मिकदार तब्दील होती रहती है। इसी तब्दीली की वजह से इलेक्ट्रोड्स पर वोल्टेजेस पैदा होते हैं, जिनको मेजर करने के लिए ये साथ में वोल्ट मीटर दिखाया गया है। प्रैक्टिकली गाड़ी के अंदर ये वोल्टेज सिग्नल की शक्ल में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी ईसीएम को दिए जाते हैं। ये वोल्टेजेस किस एयर फ्यूल रेशो पर कितने होने चाहिए, इसके लिए सेंसर को बनाते वक्त, सेंसर की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कैलिब्रेशन की जाती है, सेटिंग की जाती है। प्रैक्टिकली स्टोकियोमेट्रिक रेशो पर कंबस्शन होने की सूरत में जो एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से निकलती हैं उनमें रफली 1.8 से 1.9% ऑक्सीजन होती है और इस पर सेंसर की आउटपुट 0.45 वोल्ट होती है। अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच हो यानी इसमें फ्यूल की मिकदार ज्यादा हो तो एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मिकदार
ऑक्सीजन के कंटेंट्स कम हो जाते हैं, जिससे मेजरिंग चैम्बर और रेफरेंस चैम्बर में ऑक्सीजन की मिकदार का फर्क मजीद बढ़ जाएगा और आउटपुट वोल्टेजेस बढ़कर 0.45 वोल्ट से ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी सूरत में जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन होता है, यानी फ्यूल के मुकाबले में एयर की मिकदार ज्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन कंटेंट्स भी बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिससे मेजरिंग चैम्बर और रेफरेंस चैम्बर में ऑक्सीजन की मिकदारों का ऑक्सीजन कंटेंट्स का परसेंटेज में फर्क कम हो जाता है और इसी वजह से आउटपुट वोल्टेजेस भी कम होकर 0.45 वोल्टेज से कम हो जाते हैं। हमने नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स की बेसिक्स को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ एयर फ्यूल रेशोज पर सेंसर की आउटपुट कैसे और कितनी तब्दील होती है और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी कंप्यूटर इस तब्दीली को देखते हुए कैसे एयर फ्यूल रेशोज को फ्यूल इंजेक्टर्स की मदद से कंट्रोल करता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी और एग्जॉस्ट गैसेस के कंट्रोल में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आती है। गैसोलीन यानी पेट्रोल गाड़ियों को 11.7 से लेकर 17.7 की एयर फ्यूल रेशियोज यानी लैम्डा 0.8 से लेकर लैम्डा 1.2 पर चलाया जा सकता है। मुख्तलिफ एयर फ्यूल रेशियोज पर लैम्डा की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करें। बेहतरीन एयर फ्यूल रेशियो 14.7 to 1 है, जिसे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं और इस पर लैम्डा की कीमत 1 होती है। ये एयर फ्यूल रेशियो और सेंसर के आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर एयर फ्यूल रेशियो और साथ में लैम्डा की वैल्यू दी गई है, जबकि वाई एक्सिस पर सेंसर के आउटपुट वोल्टेजेस दिए गए हैं। इस ग्राफ पर जरा गौर करें। एयर फ्यूल रेशियो के बहुत ज्यादा रिच होने से लेकर बहुत कम रिच होने तक सेंसर की आउटपुट तकरीबन एक जैसी है और वो हाई है। दूसरी तरफ एयर फ्यूल रेशियो के बहुत ज्यादा लीन होने से लेकर बहुत कम लीन होने तक भी सेंसर की आउटपुट एक जैसी है और वो लो है। यानी इन दोनों रीजन्स के अंदर सेंसर की आउटपुट एयर फ्यूल रेशियो के तब्दील होने के साथ साथ तब्दील नहीं होती, या तो हाई पे रुकी रहती है या फिर लो पर। ये दरमियान में बहुत छोटा सा रीजन, बहुत नैरो सा रीजन ऐसा है जहां सेंसर आउटपुट एयर फ्यूल रेशियो में तब्दीली के साथ तब्दील होती है और वो भी बहुत तेजी के साथ। ये सेंसर इस छोटे रीजन में, इस नैरो बैंड में सिर्फ काम करता है, इसीलिए इस सेंसर को नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो मिक्सचर को रिच रखकर चलाया जाता है ताकि स्टार्टिंग अच्छी हो। इस वक्त ऑक्सीजन सेंसर ठंडा होता है, इसलिए काम नहीं करता और आउटपुट वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं और इंजन को कंप्यूटर ओपन लूप में चला रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि इंजन की स्टार्टिंग में ऑक्सीजन सेंसर का कोई किरदार नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीजन सेंसर गर्म होकर काम शुरू कर देता है तो एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन सेंसर को ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम मिलती है, क्योंकि इंजन रिच मिक्सचर पर चल रहा होता है। इसलिए आउटपुट सिग्नल मैक्सिमम यानी 0.9 वोल्ट के करीब मिल रहा होता है। सेंसर से जैसे ही कंप्यूटर को हेल्थी यानी नॉर्मल सिग्नल मिलता है तो कंप्यूटर इंजन को क्लोज लूप में डाल देता है। अब कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम हरकत में आ जाता है और फ्यूल इंजेक्टर्स के ऑन टाइम को कम कर देता है, जिससे एयर फ्यूल रेशियो में तो थोड़ी बेहतरी आती है, मगर ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट में कोई खास नुमाया कमी नहीं आती। इसलिए कंप्यूटर को फिर मिक्सचर के रिच होने का सिग्नल मिलता है, जिस पर कंप्यूटर फ्यूल इंजेक्टर्स के ऑन टाइम को मजीद कम कर देता है। इसी तरह करते करते एयर फ्यूल रेशियो 14.5 to 1 तक पहुंच जाती है और सेंसर के नैरो बैंड में दाखिल हो जाती है। कंप्यूटर को मुसलसल रिच मिक्सचर का सिग्नल मिलता रहता है। इस पॉइंट पर जैसे ही कंप्यूटर फ्यूल इंजेक्शन को मजीद कम करता है तो एयर फ्यूल रेशियो में थोड़े से ही इजाफे के साथ सेंसर के आउटपुट वोल्टेज में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो जाती है, यानी सिग्नल 0.45 वोल्ट से भी कम हो जाता है और लो की तरफ शूट कर जाता है, जिससे कंप्यूटर को लीन मिक्सचर का सिग्नल मिलता है
اور कंप्यूटर फ्यूल इंजेक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि एयर फ्यूल रेशो को मेंटेन कर सके। एयर फ्यूल रेशो को नैरो बैंड के अंदर अंदर रखना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए कंप्यूटर जैसे ही फ्यूल इंजेक्शन बढ़ाता है अगले ही लम्हे एयर फ्यूल रेशो 14.7 to 1 से कम हो जाती है। भले थोड़ी सी ही कम हो मगर सेंसर आउटपुट हाई की तरफ शूट कर जाती है और कंप्यूटर को रिच मिक्सचर का सिग्नल मिलता है और कंप्यूटर फिर फ्यूल इंजेक्शन को कम करना शुरू कर देता है। इस तरह एयर फ्यूल रेशो 14.7 to 1 से कभी थोड़ी ज्यादा कभी थोड़ी कम होती रहती है और ऑक्सीजन सेंसर का सिग्नल उसी मुनासबत से लो से हाई, हाई से लो और फिर लो से हाई की तरफ ऑसिलेट करता रहता है। यानी ऑक्सीजन सेंसर की वजह से इंजन के लिए एयर फ्यूल रेशो 14.7 to 1 के करीब करीब ही रहती है, जिससे एग्जॉस्ट गैसेस में बहुत ज्यादा कमी और इंजन की कारकर्दगी में इजाफा होता है। नैरो बैंड के अंदर ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा तब्दील होती है कि कंप्यूटर को सिर्फ इतना पता चलता है कि मिक्सचर लीन है या रिच है। कितना रिच है या कितना लीन है नैरो बैंड सेंसर से ये मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि देखें 14.8 to 1 एयर फ्यूल रेशो पर भी तकरीबन वही आउटपुट है जो 17.7 to 1 पर है। इसी तरह 14.5 to 1 रेशो पर भी वही आउटपुट है जो 11.7 to 1 रेशो पर है। इस सूरत हाल में कैसे पता चले कि मिक्सचर कितना लीन है या कितना रिच है? नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर में सिर्फ रिच या लीन का पता। अब हम नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग और कनेक्शंस की बात करते हैं। नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स कनेक्शंस और वायर के नंबर्स के लिहाज से 4 किस्म के होते हैं। सिंगल वायर ऑक्सीजन नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर ऑक्सीजन सेंसर। पुरानी गाड़ियों में सबसे पहले सिंगल वायर नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर इस्तेमाल किए जाते थे जिनमें हीटर नहीं होता था। इन गाड़ियों में सिर्फ नियरेस्ट सेल की सिग्नल वायर कंप्यूटर को दी जाती थी, जबकि ग्राउंड को चेसिस बॉडी के साथ मिला दिया जाता था। लेकिन इस तरह सिग्नल में बाज़ औक़ात नॉइज आता था या लूज कनेक्शन के मसाइल आते थे, इसलिए सेंसर ग्राउंड के लिए एक अलग वायर लगा दी गई और यह सेंसर 2 वायर का हो गया। 2 वायर सेंसर में सिग्नल और ग्राउंड दोनों वायर्स को कंप्यूटर को डायरेक्ट दिया जाता है। फिर सेंसर की एफिशिएंसी को मजीद बढ़ाने के लिए उसके अंदर हीटर एलिमेंट शामिल कर दिया गया और सेंसर को 3 वायर बना दिया गया। हीटर की ग्राउंड को चेसिस बॉडी से जोड़ा गया, जबकि उसके लिए पॉजिटिव यानी पावर को पीसीएम कंप्यूटर से फ्यूज के थ्रू लाया गया ताकि हीटर सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और हीटर एलिमेंट को ओवरहीट होकर खराब होने से बचाया जा सके। कंप्यूटर हीटर को पल्सेस की सूरत में सप्लाई देता है, इसलिए ऑक्सीजन सेंसर को कभी भी डायरेक्ट 12 वोल्ट मुसलसल न दें वरना हीटर जल सकता है। 4 वायर ऑक्सीजन सेंसर में हीटर ग्राउंड के लिए भी एक अलग तार लगा दी गई है। 4 वायर सेंसर में भी सिग्नल को डायरेक्ट पीसीएम को या कंप्यूटर को दिया जाता है। हीटर के लिए पॉजिटिव इग्निशन स्विच से फ्यूज के थ्रू सेंसर को दी जाती है, जबकि हीटर ग्राउंड कंप्यूटर या ईसीएम के थ्रू दिया जाता है जो सप्लाई को पल्सेस की सूरत में जाने देता है। इसलिए कभी भी 4 वायर नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर में हीटर को डायरेक्ट ग्राउंड न करें वरना हीटर जलने का खतरा है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर में कौन कौन से फॉल्ट्स पैदा होते हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर सेंसर की इलेक्ट्रिक वायरिंग और कनेक्शंस वगैरह बिल्कुल ठीक हैं तो सबसे पहले सेंसर की सफाई का मसला पैदा हो। कुछ अरसे बाद ऑक्सीजन सेंसर को लाजमी साफ करना चाहिए। सेंसर गंदा होने की सूरत में ऑक्सीजन की मिकदार को असल से कम रीड कर पाता है। दूसरे लफ्जों में एयर फ्यूल मिक्सचर को रिच समझता है, इसलिए वो फ्यूल इंजेक्शन को कम कर देता है, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर लीन हो जाता है। नतीजतन गाड़ी की पावर या पिक कम हो जाती है और इंजन हीट अप होना शुरू हो जाता है। सेंसर के बिल्कुल फेल और अनरिस्पॉन्सिव होने की सूरत में कंप्यूटर इंजन को ओपन लूप में डालकर चलाता है। रिच मिक्सचर पर चलाने की वजह से ओबीडी पर मुतलका फॉल्ट कोड्स और चेक इंजन लाइट के आने के साथ साथ स्मोक ब्लैक हो जाता है और एग्जॉस्ट पाइप में कार्बन की ब्लैक लेयर बन जाती है और फ्यूल एवरेज कम हो जाती है।
دوسرا عام مسئلہ ہیٹر کا جل جانا ہے۔ اس صورت میں کمپیوٹر سٹارٹنگ کے بعد زیادہ دیر تک اوپن لوپ میں چلتا رہتا ہے، یعنی رچ فیول کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جس سے گاڑی کی فیول ایوریج کم ہو جاتی ہے۔ سینسر کو صرف دھوئیں کی حرارت سے گرم ہونے کے لیے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہیٹر اگر ٹھیک ہو تو آکسیجن سینسر جلدی گرم ہو کر کام شروع کر دیتا ہے، جس سے کمپیوٹر انجن کو جلدی ہی کلوز لوپ میں ڈال کر ایئر فیول ریشو کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور فیول ایوریج بڑھ جاتی ہے۔ ویورز، ہم نے اس ویڈیو میں نیرو بینڈ آکسیجن سینسرز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیرو بینڈ سینسرز کے اندر کچھ خامیاں ہیں جن کو ختم کر کے ڈیزائن کو امپروو کر کے آٹو موبائل کی دنیا میں ایک نئے سینسر آئے ہیں جن کو ایئر فیول ریشو سینسر بھی کہتے ہیں اور وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر بھی کہتے ہیں۔ وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑیوں کی ایفیشنسی نیرو بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑیوں سے بہت بہتر ہے۔ ویورز، ہمارے اگلی ویڈیو وائڈ بینڈ آکسیجن سینسرز کے اوپر مکمل ڈیٹیل پر مشتمل ہوگی۔